फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से तीनों में से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके लिए क्या था और सबसे इजी सब्जेक्ट आपके लिए क्या था? बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हर दिन नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, तो बहुत एक्साइटमेंट थी रिजल्ट की। जिस टाइम पर रिजल्ट आया, उस टाइम पर मम्मी-पापा मेरे साथ ही बैठे हुए थे और अचानक मैंने रिजल्ट खोला और रिजल्ट ओपन करके देखा कि बायोकेमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल। केवल इंटेलिजेंस से भी काम नहीं चलता। यू शुड हैव हार्ड वर्क एंड यू शुड हैव अ प्लान। हाय एवरीवन, तो आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी वीडियो की जिससे आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ आगे सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको एक प्रॉपर जो पाथ है वो मिल सकता है। क्योंकि सो वी हैव अ स्टूडेंट जिसका नाम है आकाश शर्मा, और पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो साइंस स्ट्रीम के वो स्टूडेंट है एंड सीयूईटी में आई थिंक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तीन सब्जेक्ट्स दैट वाज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उनके सब्जेक्ट्स थे। और एक होता है ना कि परफेक्ट से भी परफेक्ट, यानी कि ऑलमोस्ट दो सब्जेक्ट में 100% रही और एक सब्जेक्ट में 99.9 रहा है। आई थिंक पॉइंट वन होता है ना कि नजर ना लगे उसके लिए हम एक पॉइंट वन हटा देते हैं, तो वैसा रहा उनका स्कोर। तो एक बार बात करते हैं आकाश से। तो आकाश, बताइए अपने बारे में, आपका कैसा रहा स्कोर और आप कहाँ से हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं आगरा से हूँ और फैमिली में मेरे मम्मी-पापा और छोटा भाई, छोटी बहन है। भाई अभी 9th क्लास में, बहन 11th क्लास में है। 10th के बाद फिर आप 11th में आए और 11th में आपने साइंस स्ट्रीम चुनी, तो कोई पर्टिकुलर रीजन साइंस में जाने का, ऐसा आपने हाँ, मतलब? मैंने 7th क्लास में सोच लिया था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। और अच्छा, फैमिली में मेरे कोई बैकग्राउंड नहीं था डॉक्टर का, तो मेरे का हमेशा से था कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है, इसलिए बायोलॉजी मेरा पहले से डिसाइडेड था। ग्रेट, यस। तो मतलब अगर मैं जैसे सीयूटी की बात करूँ तो सीयूटी के बारे में आपको एज एग्जाम कब पता चला? 11th क्लासेस में। 11th क्लास से आपको पता चल गया था कि सीयूटी का एग्जाम है जो कि मैं दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं हुँ, सीयूटी की बात करूँ तो सीयूटी कैसा एग्जाम है? क्योंकि अगर मैं जेई नीट और सीयूटी तीन एग्जाम रहते हैं साइंस वाले बच्चे के दिमाग में, तो हुँ, जेई नीट में बेसिक डिफरेंस और सीयूटी से ये है कि आपकी 11th जो है वो सीयूटी में नहीं आएगी और जेई नीट हुँ, में आती है। तो हाँ, एज अ स्टूडेंट जब आप सीयूटी का एग्जाम आपने दिया भी और आपने आई थिंक एक बार आप अपना स्कोर भी बच्चों को बता दो कि सीयूटी में आपका स्कोर क्या था, ताकि हम उस पर्सपेक्टिव हुँ। से ही चीजों को आगे लेके चल सके। सीयूईटी में बेसिकली मैंने फिजिक्स अपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 100 परसेंटाइल स्कोर किया और फिजिक्स में 99.96 परसेंटाइल। राइट, तो आई थिंक पता चल रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के धुरंधर है ये हमारे साथ। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि सीयूईटी में एक ऐसा कौन सा एक एडेड एडवांटेज आपको लगा कि यार 11th नहीं है तो क्या मतलब कुछ अच्छा था, कुछ आसान है सीयूईटी करना इन कंपैरिजन टू जेईई नीट, या मतलब कि 12th ही बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी? मतलब एक, मैं अगर कंपैरिजन करूँ एक बच्चे के लिए, अगर दो टाइप के बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जो केवल सीयूईटी की तैयारी कर रहा है और एक बच्चा वो है जो जेईई नीट और सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, तो दोनों हुँ। के पर्सपेक्टिव से आपको क्या डिफरेंस लगता है कि मतलब क्या डिफरेंस है सीयूटी और जेईई नीट एग्जाम? मैम बेसिकली अगर हम जेईई और नीट की बात करते हैं, तो उसमें एक तो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं 11th-12th के पूरे 100% होने चाहिए। सीयूईटी में भी ऐसा नहीं कह सकते हम कि केवल 12th अगर हमने अच्छी तरह से कर रखी है, तो उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि 12th में भी जैसे काफ़ी टॉपिक होते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं, तो अगर एग्जैक्टली, किसी को जीओसी नहीं आती 11th की, तो 12th में केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। वो इसी रखना तरह से पड़ेगा। अगर थर्मोडायनामिक्स नहीं आती तो भी काफ़ी टॉपिक समझ नहीं आएँगे। तो 11th तो बेसिक हमारा फंडामेंटल होता ही है, 11th करना चाहिए। हाँ, एक बात है अगर 11th थोड़ा वीक है, तो 12th अच्छी तरह से करके सीयूईटी में अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। सीयूईटी की तैयारी आपने कब से शुरू करी और आपका क्या बोर्ड्स भी था इसी दौरान? बोर्ड्स का एग्जाम भी था? हाँ, बोर्ड्स के एग्ज़ाम मेरे इसी ईयर हुए हैं 12th में और मेरे बोर्ड्स में 96.8 परसेंटेज बनी है। तो बोर्ड्स पे आपने एकदम अलग ही आग लगा दी थी। क्योंकि इस बार मैंने पता है ये भी देखा था कि इस बार बच्चों के बोर्ड्स में भी नंबर कम आए थे कहीं न कहीं। मतलब वैसे तो सीयूटी में भी बच्चों के नंबर कम आए, लेकिन वो होता है ना जो मेहनत करता है उसको आई थिंक बहानों की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि देखो नॉर्मलाइज़ेशन से साइंस में बहुत सारे स्कोर्स कम हुए थे बच्चों के, साइंस में पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ, लेकिन स्टिल वी हैव एन एग्जांपल कि नॉर्मलाइज़ेशन के बावजूद आपका जो स्कोर है वो रहा है। दैट शोज़ कि जो हार्ड वर्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। कि अच्छा आप बच्चों को बताओ कि आपने ऑन एवरेज कितनी किताबें पढ़ी थी? अगर मैं केवल 12th की बात करूँ, 12th के लिए आपने कितनी किताबें पढ़ी थी? ऑन तो एवरेज एक नंबर वाइज़ बेसिकली अगर आप बोलना चाहो तो? ऑन एवरेज अगर मैं मतलब ऐसे फिक्स नंबर तो नहीं है, हाँ, जैसे जो बेसिक होती हैं एनसीईआरटी तो मैं पढ़नी होती हैं।
एनसीईआरटी के बाद में मैंने अदर बुक्स जैसे बायोलॉजी में फिंगर टिप्स हो गई और भी काफ़ी प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, वो मैंने यूज़ की हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर नंबर देखा जाए सभी बुक्स का लगा के तो आराम से 20-30 किताब तो आराम से बन जाएँगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से तीनों में से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके लिए क्या था और सबसे ईज़ी सब्जेक्ट आपके लिए क्या था? क्रैक करना पर्टिकुलरली सीयूटी के लिए अगर मैं बोलूँ तो? मैं बेसिकली अगर मैं 11th की स्टार्टिंग में जाता हूँ, तो 11th में मेरे को फिजिक्स मुश्किल लगती थी। बायोकेमिस्ट्री बहुत ईज़ी हो रहा था स्मूथली, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। फिजिक्स में दिक्कत आती थी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि 11th के पहले 2 महीने मेरे को यही समझ नहीं आया था कि जो 1D के ग्राफ वगैरह होते हैं, वो कैसे समझते हैं। हुँ। लेकिन जैसे-जैसे मैंने समय अपना बढ़ाया, मैं फिजिक्स में अपना टाइम ज़्यादा डिवोट करने लग गया। तो फिजिक्स मेरा काफ़ी ईज़ी सब्जेक्ट हो गया था। मतलब आई यूज्ड टू टीच फिजिक्स इन माय स्कूल। मैं अपने स्कूल में अपने दोस्तों को फिजिक्स पढ़ाने लग गया था। इतना अच्छा हो गया था। हाँ, फिजिक्स इतना अच्छा हो गया था एंड मैं रोज़ाना लगभग फिजिक्स में 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था। इसलिए फिजिक्स मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। अच्छा, मतलब बेसिकली आपने क्या किया, जो आपकी कमज़ोरी थी उसको आपने अपना स्ट्रेंथ बना लिया। जैसे एग्ज़ाम वाले दिन की मैं हालाँकि मैं इसके बारे में बाद में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं अगर पूछूँ जैसे एग्ज़ाम वाले दिन ना क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन किसी बच्चे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है, किसी बच्चे का एग्ज़ाम हुँ। उस दिन वो नर्वस हो जाता है, वो अच्छा नहीं कर पाता है या मतलब हम बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम वाले दिन हमारा लक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अ, व्हाट डू यू थिंक कि अगर आपने हार्ड वर्क बहुत करा हुआ है, आपने मतलब इतना प्रैक्टिस, इतना रिवीजन कर रखा है, तो क्या उस एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी को आप ओवरकम कर सकते हो या एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी को ओवरकम करने का क्या तरीका हो सकता है? मैम एंग्ज़ायटी को ओवरकम करने का यही तरीका होता है। एक तो हमारे रिवीज़न नंबर काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने रिवीज़न काफ़ी कर रखी है, तो हमारे दिमाग में रहेगा ही नहीं कि हम क्वेश्चन नहीं बना पाएँगे। और इसके बाद में हम पहले एग्ज़ाम से पहले कितने एग्ज़ाम्स देते हैं, कितने प्रैक्टिस पेपर देते हैं, ये भी डिसाइड करता है एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी को। क्योंकि अगर हमने मॉक टेस्ट ही नहीं दिए पेपर से पहले या प्रैक्टिस पेपर ही नहीं दिया, तो एक सिंपल सी बात है, हमें एंग्ज़ायटी होगी पेपर वाले दिन। मतलब केवल थ्योरी करना इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू प्रैक्टिस हुँ, एंड प्रैक्टिस के साथ यू हैव टू गिव टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की हुँ, तैयारी कर रहे हो। और जो मुझे लगता है आज की जो जनरेशन है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वो है डिस्ट्रैक्शंस। तो क्या हुँ। आपकी जो जर्नी थी, आपकी जो प्रिपरेशन फेज़ था उसमें आपको डिस्ट्रैक्शंस आपने फेस करी? और अगर फेस करी तो उनको आपने ओवरकम कैसे करा? मैम जैसे 11th की स्टार्टिंग में तो मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, मतलब नॉर्मल अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, एक टाइम आया था 11th में, सितंबर टाइम में आया था, जिसमें थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मतलब थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन वो मैं ओवरकम कर लिया था। 10 से 15 दिनों में उसे ओवरकम कर लिया था और 11th से उसके बाद में जब तक मेरा पेपर नहीं हुआ, मैंने एक भी मूवी तक नहीं देखी। तो मतलब ये बताओ डिस्ट्रैक्शन कौन-सी वाली थी आपकी? सोशल मीडिया वाली थी, यूट्यूब वाली थी या गेमिंग वाली थी या किस किस्म की डिस्ट्रैक्शन आप फेस करते थे? जैसे होता है ना कि बच्चों को वो एडिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि जब तुम एक बार शॉर्ट्स देखते हो या रील्स देखते हो तो तुम देखते-देखते रह जाते हो। गेम खेलते हो तो खेलते ही रह जाते हो, सीरीज़ देखते हो तो देखते ही रह जाते हो। कहीं न कहीं मतलब मन को खुशी मिलती है वो करके। मन को खुशी कभी भी पढ़ाई करके तो नहीं मिलती, लेकिन अगर किसी बच्चे ने खुशी अपनी पढ़ाई में बना ली तो आई थिंक फिर उसको कोई और चीज़ रोक नहीं सकती। लेकिन आपको मतलब कौन-सी प्रॉब्लम आपने फेस करी? अगर मैं बोलूँ इन सभी दिक्कतों में से आपको कौन-सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली? मैम डिस्ट्रैक्शंस मेरे को 2 टाइप की हुई थी। एक तो मेरा थोड़ा फ्रेंड सर्कल थोड़ा था, जिससे फ्रेंड सर्कल में जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं, तो उसपे हुँ, काफ़ी टाइम ज़्यादा अगर ग्रुप चैट होती हैं। एक तो हुँ, उससे काफ़ी टाइम मेरा खराब होता था और दूसरी बात यूट्यूब पर जैसे मैं यूट्यूब से लेक्चर्स ले रहा था, तो काफ़ी बार क्या होता था लेक्चर के टाइम पर या फिर लेक्चर के बाद में, हम रिवीजन करने के बाद में मैं या तो कोई सीरीज़ देखने लग गया या फिर कोई मैंने मूवीज़ वगैरह ओपन कर ली, तो इसमें टाइम जाता था। लेकिन ये धीरे-धीरे मेरे को समझ आया कि अगर मैंने ये गलती कंटिन्यू की, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरा फिर। एग्ज़ैक्टली। इसलिए इन सब चीज़ों को मैंने खुद करके छोड़ना पड़ा। कभी ऐसा था कि फैमिली वाइज़ कोई इश्यू रहा हो या मतलब एवरीथिंग वाज़ ओके घर पे अच्छा माहौल था, कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई नहीं थी पढ़ाई में? एवरीवन वाज़ सपोर्टिव ऐसा रिलेटिव्स का भी एक प्रॉब्लम होता है कभी-कभी तो एनीथिंग लाइक हुँ। दैट या एवरीथिंग वाज़ ओके फ्रॉम द स्टार्ट? मैम सब कुछ ओके तो नहीं था क्योंकि मैं फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे घर पे पशुपालन का काम होता है। ओके। तो इतना वो सपोर्ट नहीं होती है क्योंकि घर से मैं पहला इतना मतलब पहला आगे तक जाने वाले बच्चे सिलेक्शन हो। पाया कॉलेज में। पहला बहुत सबसे बढ़िया। आगे जाने वाला बच्चा हूँ, तो फैमिली से सपोर्ट नहीं थी, जो किया वो खुद अपनी मेहनत से किया। हाँ, पेरेंट्स को देख के मोटिवेशन काफ़ी मिलता था कि इस फील्ड से आगे लेके जाना है फैमिली को।
बोर्ड्स के बाद जैसे अगर आपका बोर्ड्स आई थिंक फेब मार्च में थे, मार्च में खत्म हो गए थे, सो मार्च से मई जो आपका टाइम पीरियड था उसमें आपने किस तरीके से, क्योंकि आपका सिलेबस तो पहले ही खत्म हो गया था, तो मार्च से मई आपने कैसे अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन प्लान, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रैटेजी या रिवीजन प्लान कि किस तरीके से आपको इस टाइम को डिवाइड करना है, और इस टाइम में क्योंकि सिलेबस भी ज्यादा है, सब्जेक्ट भी ज्यादा है, तो सबको कैसे मैनेज करना है, व्हाट वाज योर प्लान ऑन दैट? मैम रिवीजन में मैं बोर्ड्स के बाद ही नहीं बोलना चाहूंगा, बोर्ड से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि रिवीजन में एक मेजर पॉइंट होता है जो बच्चों को पता नहीं होता और एस्पिरेंट्स को, उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। रिवीजन में बेसिकली जैसे हम स्टडी करते हैं, दो तरह की स्टडी होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव स्टडी जो टीचर से पढ़ रहे हैं वो हो गई। पैसिव स्टडी जो हम अलग से पढ़ रहे हैं, जैसे रिवीजन में मैं दो चीज अलग से करता था। एक तो नोट्स से रिवीजन कर रहे हैं, वो अलग है। उसके बाद में मैं स्टिकी नोट्स बनाता था। जैसे मैंने एक रफ शीट ले ली और कोई चैप्टर खत्म हो, जैसे ऑर्गेनिक का चैप्टर खत्म हुआ हेलोल्केन, तो हेलोल्केन के मैंने सभी रिएक्शंस नोट डाउन की और उसे वॉल पर स्टिक कर दिया। और दूसरा काम क्या करता था, मैं चैप्टर्स के वॉइस नोट्स बनाता था। अच्छा। जैसे इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर है तो उसके मैंने वॉइस नोट्स बना लिए, और रास्ते में जैसे स्कूल जाते टाइम पे या फिर कभी वॉक कर रहा हूँ तो ईयरफोन लगाकर उसे सुनता रहता था, जिससे मल्टीपल टाइम मेरी रिवीजन इंक्रीज हुई थी। और अगर मैं सीयूटी अड्डा 247 की बात करूं, तो कब आपको इसके बारे में पता चला और कब आपने इसके थ्रू पढ़ना शुरू करा, या व्हाट वाज द वन थिंग जिसकी वजह से आपको इसके बारे में पता चला एंड यू फील कनेक्टेड, या आपने इसके थ्रू सीयूटी की तैयारी करी, मतलब किस तरीके से द प्लेटफॉर्म हेल्प्ड यू फॉर सीयूटी, आई वुड से? मैं बेसिकली मेरे को 11th में पता चल गया था सीयूटी अड्डा के बारे में, और 11 से मैंने लेक्चर लेना चालू किया था। हाँ, पर्टिकुलरली मैं टॉपिक वाइज लेता था लेक्चर 11th में। 12th में आके मैंने सीरीज वाइज लेक्चर लिए थे, जैसे मंजिल सीरीज हो गई, बाद में जो निचोड़ सीरीज चली थी, इनके लेक्चर्स मैंने लिए थे। और काफी इन्होंने एनहांस किया था बोर्ड्स में भी और सीयूटी में भी। ओके ओके, तो आई थिंक ठीक है, तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो सब्जेक्ट है, जो मिथ है ना, मुझे लगता है मिथ ही है फिलहाल। खैर नीट जेई वाले बच्चों के लिए मिथ नहीं है क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, बट सीयूटी वाले बच्चों के लिए मिथ है कि साइंस में मार्क्स नहीं आ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स में स्टिल बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक यू ब्रोकन द मिथ कि साइंस में भी यू कैन स्कोर मार्क्स, साइंस में भी यू कैन बी 100% एंड साइंस में भी यू कैन हैव अ परफेक्ट स्कोर, राइट? सो आई थिंक इसके लिए तो बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन है आपको। लास्टली मैं एक चीज और पूछूंगी आपसे कि जो एग्जाम वाला दिन है, उस दिन एक बच्चे का क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपका क्या माइंडसेट था जिसकी वजह से जो ये प्रेशर जो चीज होती है ना कि हम भूल रहे हैं चीजें, वो आपने फेस नहीं किया, आपने अपना 100% दिया एग्जाम वाले दिन। तो एग्जाम वाले दिन व्हाट वाज योर प्लान, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, या व्हाट वाज योर माइंडसेट? एग्जाम से पहले आपने क्या पढ़ाई करी, या उस दिन आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, तो वो क्या प्लान था आपका? मैम बेसिकली मैंने एग्जाम से, जैसे मेरा 26 मई को पेपर हुआ था सीवीटी का, तो मैंने 24th को पढ़ाई बंद कर दी थी बिल्कुल, कि अच्छा। 25th को बिल्कुल नहीं पढ़ना, पेपर वाले दिन सुबह बिल्कुल नहीं पढ़ना, जस्ट चिल रहना है, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, क्योंकि मेहनत की है हमने तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ये माइंडसेट था। और पेपर वाले दिन भी जिस दिन मैं गया था, तो बाकी बच्चे काफी टेंस थे उस दिन जो सेंटर पे थे, लेकिन मैं काफी बिल्कुल चिल था, मजे से जाकर बैठा, पेपर दिया। और जब मैं पेपर देकर भी आ रहा था तो कॉन्फिडेंस था मेरे को अपने ऊपर कि मेरा स्कोर अच्छा जाने वाला है, मतलब ये तो कंफर्म था बायोकेमिस्ट्री में फुल स्कोर हो जाएगा मेरा। अच्छा, पहले ही पता था आपको कि मैं पूरा ही करके हाँ, आया हूँ? फुल स्कोर जाएगा ये पता था मेरे को। आपने टाइम टेबल बनाया था या कैसे बनाया था, क्या फॉलो किया था? मैम परफेक्ट टाइम टेबल ही होता है, मतलब ये नहीं बनाना होता कि मैं 4 बजे जागा, 4 से 5 तक फिजिक्स पढ़ी, फिर केमिस्ट्री पढ़ी, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर बायो पढ़ी, ये टाइम टेबल नहीं होता, ये किसी से फॉलो नहीं होता। टाइम टेबल बनाना चाहिए, टारगेट वाइज बनाना चाहिए, मतलब सुबह जाकर या फिर रात को सोने से पहले हमें लिख लेना चाहिए कि अगले दिन मेरे को ये टॉपिक कवर करने हैं, किसी भी हालत में पढ़ने हैं, अब उसमें जब भी टाइम मिले उसे कवर करना है बस, राइट, तो यही ये बहुत, टारगेट होना चाहिए। यस आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात है जो एक नॉर्मल बच्चे और टॉपर बच्चे को डिफरेंट बनाता है, कि टाइम टेबल शुड नॉट बी टाइम बेस्ड, इट शुड ऑलवेज बी टॉपिक बेस्ड। आपको टॉपिक वाइज अपने महीने को, इवेंचुअली पहले आपका एग्जाम कैलेंडर आपके सामने होना चाहिए कि मेरा बोर्ड्स है, फिर मेरा नीट है, फिर मेरा सीयूईटी है, फिर मेरा जेई है, जो भी आपके एग्जाम्स है, एंड देन यू शुड डिसाइड कि मेरे पास भी 5 महीने हैं, 5 महीने में मुझे 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, देन 1 महीने में रिवीजन करना है, फिर 1 महीने में एक और रिवीजन मारना है। तो अगर आपका ये वाला प्लान क्लियर होगा, देन आपका उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो वीकली और वीकली से डेली। आई थिंक दैट इज व्हाट यू फॉलोड एंड इट वर्कड फॉर यू। आई थिंक ये यस। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आने वाले बच्चे अगर फॉलो करेंगे तो उनके लिए काफी यूजफुल रहेगा।
लास्ट क्वेश्चन आपसे अगर मैं बोलूँ तो रिजल्ट जब आपने देखा, सो व्हाट वाज़ योर फीलिंग और हाउ वाज़ इट कि क्या था आपके मन में पहला इमोशन और कैसा लगा रिजल्ट देख के? आई थिंक ऑब्वियसली अच्छा लगा बट स्टिल कैसा रहा? रिजल्ट को तो मतलब जैसे जब रिजल्ट आया था तो उससे 1 हफ्ते पहले से ही बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हर दिन नोटिफ़िकेशन आ रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, तो बहुत एक्साइटमेंट थी रिजल्ट की। जिस टाइम पर रिजल्ट आया, उस टाइम पर मम्मी-पापा मेरे साथ ही बैठे हुए थे और अचानक मैंने रिजल्ट खोला और रिजल्ट ओपन करते ही देखा कि बायोकेमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल, फिज़िक्स में 99.96 मतलब जो उस मोमेंट की खुशी होती है जिसके लिए हमने 2 साल, 1 साल मेहनत की है, वो काफ़ी सैटिस्फाइंग होती है कि मेहनत रंग लाई। राइट, आई थिंक 100 देख के तो वो वो फीलिंग इनकम्पेरेबल है किसी चीज़ से कि यार मैंने जो मेहनत करी वो सब वापस आ जाता है फ्लैशबैक में कि यार क्या-क्या किया था, इतना चीज़ें छोड़ी भी हैं और बाकी बच्चे क्या कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था, बाकी लोग मूवीज़ देख रहे थे, मैं पढ़ रहा था, बाकी लोग वेडिंग्स में जा रहे थे, आई थिंक फेस्टिवल मना रहे थे। तो डिड यू टेक एनी लीव अपनी प्रिपरेशन में कुछ ऐसा बीच में आपने कोई पर्टिकुलर सैक्रिफाइस किया हो कि यार एग्ज़ाम के लिए मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं छूऊँगा, ऐसा कुछ था? मैंने एक-एक सैक्रिफाइस किया एग्ज़ाम के लिए मतलब मैं लास्ट 2 इयर्स में कोई अपने वेडिंग सेरेमनी में नहीं गया कोई भी रिश्तेदार वगैरह के घर पे नहीं गया। मैंने जहाँ तक अपने 2 साल से अपना जन्मदिन तक नहीं बनाया। 3-4 क्वालिटीज़ जो मैं आपके बारे में अभी समराइज़ कर सकती हूँ आपसे बात करके। सबसे पहला, यू आर वेरी डेडिकेटेड, यू आर वेरी मैच्योर, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू आर वेरी डिटरमिन्ड। तो ये 3-4 क्वालिटीज़ एंड ऑब्वियसली यू आर इंटेलिजेंट क्योंकि वो बोलने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो आपने प्रूव कर ही दिया अपने मार्क्स से। बट आई थिंक केवल इंटेलिजेंस से भी काम नहीं चलता। यू शुड हैव हार्ड वर्क एंड यू शुड हैव अ प्लान। तो लास्टली एनी वर्ड्स जो आप सीयूईटी 2024 के बच्चों को बोलना चाहो, स्पेशली साइंस के बच्चों को बोलना चाहो कि वो क्या फॉलो करें और क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहे, आपके लिए जो वर्क ऑन किया, ऐसा कुछ जो भी आप मैसेज उनको देना चाहो? मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा मैं एक तो जो टीचर पढ़ा रहा है, उससे अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद में अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वो अच्छी तरह से बनाएँ, क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करें और स्टडी को कंटीन्यूअस वे में करें। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, एक दिन 10 घंटे पढ़कर बाकी दिन ना पढ़ना, इससे बेहतर है हर दिन 3-3 घंटे पढ़ना। एग्ज़ैक्टली, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। ग्रेट। तो एक थैंक आखिरी यू। क्वेश्चन मैं कनेक्ट करूँगी उन सभी बच्चों के लिए क्योंकि इवेंचुअली साइंस के बच्चे 3 एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो जो भी बच्चा पर्टिकुलरली जेईई नीट की तैयारी कर रहा है और अगर वो सीयूईटी की भी तैयारी कर रहा है, जैसे आपने नीट और सीयूईटी दोनों दिया, हुँ, तो क्या कोई एडेड एडवांटेज रही आपको दोनों एग्ज़ाम साथ में देने की? चाहे वो मेंटली प्रेशर की हो, चाहे वो एकेडमिकली आपके एक्सेलमेंट की हो। तो व्हाट वाज़ एनी एडेड एडवांटेज और इज़ इट ओके कि हम एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें? हम नीट कर रहे हैं तो नीट ही दें और कोई साइड में एग्ज़ाम ना दें, या हम जेईई कर रहे हैं तो एक जेईई दें और कोई एग्ज़ाम ना दें। सो व्हाट वाज़ योर थॉट प्रोसेस ऑन गिविंग सीयूईटी एग्ज़ामिनेशन? मैम बेसिकली वैसे तो एक बच्चा में माइंड प्रोसेस होती है कि थॉट होता है कि जेईई और नीट और सीयूईटी बिल्कुल अलग-अलग एग्जामिनेशंस हैं। ऐसा पहली बात तो नहीं है। चाहे हम नीट की बात करें, चाहे जेईई, चाहे सीयूईटी हो, तीनों में सीबीएसई का एनसीईआरटी का ही सिलेबस आता है। बस जेईई में मैथमेटिक्स अलग हो जाता है, बायो वालों के लिए जो अलग होता है। इसके हुँ, बाद में अगर कोई बच्चा एक ही एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, तो इट इज़ ओके लेकिन दूसरे एग्ज़ाम देने से एक बेनिफिट मिलता है कि एक तो हमारे पास ये रहता है कि हमने इतना-इतना अचीव कर रखा है। जैसे मैंने जेईई दिया था, जेईई में मेरी 99.11 परसेंटाइल थी और नीट में मेरा 665 स्कोर था। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था, सीयूईटी वाले पेपर वाले दिन मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि पेपर कैसा भी आ जाए, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, मेरे से बन ही जाएगा क्वेश्चन। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सो दैट वाज़ अ जर्नी ऑफ अ सीयूईटी स्टूडेंट, सीयूईटी अचीवर अगर मैं बोलूँ तो। ही इज़ अ टॉपर फॉर साइंस स्ट्रीम एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को ज़रूरत थी ये सुनने की, ये जानने की कि एक टॉपर बचपन से नहीं होता है। एक टॉपर बनता है हुँ, अपनी जर्नी से, एक टॉपर बनता है अपने उस हार्ड वर्क से जो थ्रू आउट द गिवन टाइम ऑफ प्रिपरेशन करता है। तो कोई भी बच्चा टॉपर बन सकता है, बस ज़रूरत है उसको वो मोटिवेशन पाने की, वो हार्ड वर्क करने की और वो ज़िद अपने अंदर पैदा करने की, यार मेरे को बेस्ट से नीचे कुछ पाना ही नहीं है, राइट? हुँ, तो ये आपको एक सीधा-सीधा एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल मेरे सामने आकाश है, जिन्होंने सीयूईटी अच्छा किया, जिन्होंने बोर्ड्स अच्छा किया, जिन्होंने नीट अच्छा किया और सक्सेस स्टोरी आई थिंक फ्यूचर में भी आपकी रहेगी, हुँ, नीट के बाद भी आप लाइफ में मुझे लगता है बहुत अच्छा कर रहे होगे। एंड मेरी गुड विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी और मैं बाकी सब बच्चों को ज़रूर चाहूँगी कि आप अगर इस पूरे इंटरव्यू से कोई एक चीज़ भी सीख पाए, तो आई थिंक ये वर्थ इट था। और क्या आपको लगा कि आपने सीखा आकाश से? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के जाइएगा आप लोग और आकाश
के लिए मैं बस यही बोलूंगी, ही इज अ वेरी डिजर्विंग स्टूडेंट। जो उन्होंने हासिल किया वो टोटली उसको डिजर्व करते थे। इट्स नॉट लक, इट्स टोटली हार्ड वर्क एंड इट्स टोटली योर इंटेलिजेंस जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिला। सो गुड लक।